अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असलम खान है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं हमारी एमडीके 2025 के सिलेबस का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 के 9 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। और चैप्टर 10 यानी केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लेक्चर 01 सिग्मा बॉन्ड, लेक्चर 02 पाई बॉन्ड और लेक्चर 03 में हमने हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 1 पढ़ा है। और आज हम लेक्चर 03 का पार्ट 2 यानी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम मालूम करेंगे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कि हम हाइब्रिडाइजेशन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। एक फार्मूला हमारे पास ये होता है कि स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स bonded to surrounding atoms, sorry, bonded to central atom plus number of lone pair of electrons on central atom। सेंट्रल एटम के ऊपर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है वो, और कितने सेंट्रल एटम के साथ एटम सराउंडिंग में जुड़े हुए हैं उनकी तादाद यहाँ से जो हमें मिलती है उसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। एसएन का मतलब क्या होता है? स्टेरिक नंबर। और जो स्टेरिक नंबर की वैल्यू होती है वहां से हम उस कंपाउंड के लिए जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को बाज लोग कुछ इस तरह भी लिखते हैं कि स्टेरिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप दोनों में से किसी को भी यूज करें तो एक ही मतलब है, नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों को आप एक ही बात ले सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स या बॉन्डेड एटम्स, यहाँ से दोनों की एक वैल्यू आती है। हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। हमें पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। लेकिन अब हम यहाँ पर इस फार्मूले के थ्रू भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है कि स्टेरिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, वो इस तरह है। तो जरा देख ले, हमारे पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू है 4। और याद रखें कि जिसके लिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 आती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या आती है, sp3। यहाँ पर देख ले कि हम इसको अगर इस फॉर्मूले के थ्रू देख ले कि नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम, तो यहाँ पर देख ले कितने एटम्स सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड है, 1 2 3 4, 4 एटम्स सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड है। तो यहाँ से भी अगर आप लेगा ये वाला फार्मूला यूज करें तो यहाँ पर भी 4 प्लस 0 आती है, मतलब 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आती है, sp3। ज्योमेट्री क्या है, एंगल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो हम दे भी चुके हैं, ये तो आपको पता है। सॉरी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो sp3 है, स्टेरिक नंबर की वैल्यू शुरू होती है 2 से, और जब स्टेरिक वैल्यू होती है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। जब ये होती है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। जब ये होती है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। जब ये होती है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू होती है sp3d। जब ये होती है 6 तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। जब ये होती है 7 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3। तो ये याद रखें, स्टेरिक का वैल्यू और इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने याद रखना है।
इस तरह हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 2 है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2। SO2 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास जो Sn है इसकी वैल्यू क्या आएगी? Sn इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ये वाला फार्मूला हमें इसलिए हेल्पफुल साबित हो सकता है कि हमें अगर ये ना पता हो कि सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर किस तरह है, जैसे कि अब तो हमें तो पता है, हम ये कह सकते हैं कि ये देख लें सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन एटम और डबल बॉन्डेड फॉर्म में मौजूद है, यानी इनमें दो पाई बॉन्ड्स है और दो सिग्मा बॉन्ड्स है। तो अगर मैं इस तरह स्ट्रक्चर ड्रा करूं फिर तो हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर लगाना नहीं आता तो हम किस तरह मालूम करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? ये वाला फॉर्मूला फिर हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? तो अगर ये आपको नहीं पता है, स्ट्रक्चर लगाना आपको नहीं आता, तो आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल को देख सकते हैं। मॉलिक्यूल में आपको पता है कि सल्फर सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन इसके पास सराउंडिंग एटम्स है। तो सराउंडिंग एटम्स यानी बॉन्डेड एटम्स टू द सेंटर एटम वो कितने हैं? 2 हैं। प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, यहाँ पर सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखें कि आपको इनके स्ट्रक्चर से याद आनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे तो लोन पेयर का भी आपको पता नहीं होगा कि लोन पेयर यहाँ पर कितने हैं। तो एक तो हो गई इसके साथ दो सराउंडिंग एटम्स हैं, दो सराउंडिंग एटम्स है, और एक इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, और 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसी तरह अगर इस फार्मूले के थ्रू इसको देख ले तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वो कितने हैं? 1 2, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से भी कितने आते हैं? 3 आते हैं। इस तरह मैं आपसे कह दूं कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। NH3 में N की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें तो ये हो गई NH3 का स्ट्रक्चर। यहाँ इसके साथ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, वो है हमारे पास 3, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गई 4। तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। तो एक फार्मूला तो ये है जो आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका जहां पर आपको स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं होगी कि स्ट्रक्चर लगा दे फिर वहां से देख ले कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है कि स्टेरिक का नंबर जो होता है वो बराबर होता है 1/2 इंटू वी प्लस एम प्लस ए माइनस सी। अब यहाँ पर v जो है, v क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद द सेंट्रल एटम्स। सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंट करती है v को, v इसको रिप्रेजेंट करती है, और m जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मानो वैलेंट एटम्स, मानो वैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम्स कौन है? जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, जैसे कि फ्लोरीन है, जैसे कि क्लोरीन है, जैसे कि ब्रोमीन है, जैसे कि आयोडीन है। तो ये होते हैं हमारे पास मोनोवैलेंट एटम्स, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ए जो है, ए होता है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनाइन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनाइन। और सी जो होता है इट इज अ नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। ये सारी चीजें आप याद रखें, तो फिर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल्स हल करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटा दूं। अब हम देख लेते हैं इस एग्जांपल, इस फार्मूले के थ्रू कुछ एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि SO3 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें, और
और मैंने आपको कहा भी है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेंट्रल एटम के लिए हम मालूम करते हैं, सराउंडिंग एटम के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम नहीं करते। तो SO3 में सल्फर के लिए हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें तो आपको पता है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है, यानी पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में कितने आएंगे, 6 आएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इसके लिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है, प्लस मोनोवैलेंट एटम इसके साथ नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट एटम, वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो यानी 2 बॉन्ड से खुद को सेटिस्फाइड करता है, डबल बॉन्ड नहीं 2 बॉन्ड बना सकता है। और वो एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाता है और सिंगल बॉन्ड के थ्रू अपने आप को स्टेबल बनाता है, उसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट एटम। तो यहाँ इस सूत्र में कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन है नहीं, माइनस नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, तो कैटायन भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 × 6। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन स्किल क्या है, sp2। तो SO3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी वो तो आपको पता है। फिर स्ट्रक्चर क्या होगा और इसकी एंगल क्या होगी वो आप हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 1 में देख सकते हैं। एग्जांपल 2, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO4 2 नेगेटिव, यानी सल्फेट में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें। तो इसके लिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम वो है 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स वो तो कोई नहीं है, प्लस नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, तो एनायन के ऊपर कितना चार्ज है, 2 का, तो वो जमा करें इसमें, माइनस नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, तो कोई कैटायन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 6 + 2 = 8, और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से वैल्यू आएगी 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, एंगल होगी 109.5 डिग्री एंगल। क्लियर है। एग्जाम्पल 3 हम ले सकते हैं, कार्बोनेट में आप मालूम करें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए Sn की वैल्यू हो जाएगी 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है, तो नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन वो है कितनी, 2। तो 4 × 2 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। आपको पता है कि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, इसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए, इसके ऊपर नहीं चाहिए, यानी ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 की हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है इसकी ज्योमेट्री की क्या आती है, ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह हम एग्जांपल नंबर 4 ले सकते हैं कि जिनान की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें इन Xe4 में। जिनान टेट्राफ्लोराइड में जिनान की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें तो इसके लिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। जिनान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 4। तो 4 × 8 = 12, और डिवाइड बाई 2 = 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2, और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। इसके लिए ज्योमेट्री क्या आने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। इसके साथ हम देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, बाकी फिर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ कि आपने इसको होमवर्क के थ्रू मालूम करना है। मैं हाइब्रिडाइजेशन मालूम करता हूँ वाटर में ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। तो स्टेरिक नंबर बराबर हो जाएगी 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के पास सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स वो इसके पास 2, प्लस नंबर ऑफ चार्ज एनायन है नहीं, माइनस नंबर ऑफ चार्ज कैटायन है नहीं। तो यहाँ से हमारी Sn की वैल्यू 4 आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। क्लियर है। तो आप इन दो फार्मूले के जरिए हाइब्रिडाइजेशन आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो आपको मैंने होमवर्क देना है, और होमवर्क के लिए कुछ मैं आपको कंपाउंड्स दे दूं।
क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड द hybridization of carbon in H2CO3. Find the hybridization of sulfur in H2SO4. Find the hybridization of nitrogen in NO3 negative. Find the hybridization of nitrogen in NH4 positive. और इसी तरह find the hybridization of sulfur in SO2. Find the hybridization of sulfur in H2S. Find the hybridization of boron in BF3. Find the hybridization of beryllium in BeCl2. और इसी तरह एक ये कंपाउंड दे देता हूं मैं आपको 1 2 3 4 5 6 और एक कार्बन 7 भी दे देते हैं। यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर है डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हर एक कार्बन की आपने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी। हर एक कार्बन के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें कि इनमें से हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका यानी सब। यहाँ पर आप लोग मुझे ये बता दें कि कितने हाइब्रिडाइजेशन आएंगे sp3 वाले, कितने आएंगे sp2 वाले और कितने आएंगे sp वाले। इनकी तादाद आपने बतानी है इस एग्जांपल्स में। क्लियर है? पहले आप मालूम करेंगे इनके हर एक कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, इसके लिए कौन सा आता है, फिर इसके लिए कौन सा आता है, फिर इसके लिए कौन सा आता है। फिर आपको मिल जाएंगे sp, sp2, sp3 और फिर आपने बताने हैं कि इनमें से टोटल sp हाइब्रिडाइजेशन कितने आएंगे, sp3 कितने आएंगे और sp2 कितने आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का तरीका बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। मुझे आ रही है काफी ज्यादा नींद, यानी आंखें बंद हो रही, तो आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।